तो ये है हमारा अगला सेट जो 2018 में जो आर बी ग्रुप डी जो हुआ था उसका सेट नंबर 30 उसका एनालिसिस है। पहला सवाल हमारे सामने ये था कि शाम के 6:51 PM पर घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने दो कोनों में से छोटे कोण की माप क्या होगी। तो जब भी ऐसे अगर कोण निकालने की बात करेगा वो, तो हमारे सामने एक फार्मूला होगा। वो फार्मूला कुछ ऐसा होता है कि 30 इंटू हावर्स माइनस 11/2 मिनट। तो 30 घंटे दिए हैं यहाँ पे 6, 11/2 और मिनट दिया है हमारे पास में 51। तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 11, 56/2। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 18 36 360 माइनस 561/2। फिर माइनस करेंगे तो -102/2 मतलब ये आ जाएगा -100.5। इसका आंसर आ जाएगा 100.5 आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल था ये था कि दी गई प्रश्न आकृति श्रृंखला में अगली उत्तर आकृति कौन सी आएगी। तो ये जो यहाँ से ये बना है इसमें एक सर्कल है, एक रेक्टेंगुलर इंटरसेक्ट किया है, बाद में ये रेक्टेंगुलर के अंदर सर्कल आ जाता है। सिमिलर यहाँ पे होगा, एक ट्राइंगल है, एक सर्कल है, सर्कल और ट्राइंगल को इंटरसेक्ट किया है, तो यहाँ पे जो होगा वो उसके अंदर आ जाएगा, मतलब ये आंसर होगा इसका। अगला है कि खालिस्तान कार सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा क्या, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा सुबेरीन। ये जो होता है ये क्या करता है, सेल में जो गैस होता है और पानी होता है इसको रोकता है। अब थोड़ा बात कर सेफ्रेनिन क्या होता है। जो सेफ्रेनिन जो होगा ये हमारे क्यूटिन जो होता है, क्यूटिन को देख लेते हैं। क्यूटिन जो होता है इसका आंसर तो सुब्रेनिन हो जाएगा। क्यूटिन जो होता है वो जो प्लांट होता है इसमें एयर रजिस्ट का मतलब इसको एयर बैरियर होता है। ये एक तरीके से एयर बैरियर मतलब हवाओं को रोकता है। हवा को रोकना मतलब जो प्लांट है, ये मिट्टी है, ये प्लांट के ऊपर का जो इसका जो सेल होता है यहाँ होता है, ये हवा को रोकता है और गैस और पानी को सुब्रेनिन रोक देता है। और एक काइटिन, ये एक तरीके का पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। और ये जो सेफरेनिन बचता है ये एक तरीके का डाई होता है, जो कि इसका जो डाई होता है कलर जो मतलब ये कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो यूज़ है वो हिस्टोलॉजिकल विश्लेषण में किया जाता है, हिस्टोलॉजिकल विश्लेषण। अगला जो था हमारा सवाल वो था कि बेकिंग पाउडर जो होता है वो किसका मिश्रण होता है। तो इसका आंसर था हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल। फिर तो बेकिंग पाउडर का फार्मूला पता होना चाहिए। तो बेकिंग पाउडर का फार्मूला होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक अम्ल होता है उसको बोलते हैं टार्टरिक अम्ल, इसका मिश्रण होता है ये। अगला जो है वो ये था सवाल हमारे सामने कि यहाँ पर दिया था दिए गए आरेख में टी जो टी यू है ये इसके पैरेलल है पी एस के, और उसने दिया था कि बिंदु क्यू और आर पी एस पर स्थित है। साथ ही उसने एक एंगल दिया था ये एक्स है, आर क्यू टी पी क्यू टी एक्स है और आर क्यू टी x-50 है तथा टी क्यू आर एक्स टी यू आर ये x+25 है, x+25 है। तो निकालना था हमें कुछ यू आर एस की वैल्यू। तो देखो सबसे पहले ये जो एंगल है ये 180 है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे क्या x प्लस ए डिग्री प्लस ए डिग्री जो होगी वो 180 होगी। क्या कितनी होगी 180। तो 2x इक्वल ये जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 230। तो x इक्वल हो जाएगा 115 डिग्री।
अब इसके बाद उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि URS मतलब ये एंगल पूछा है, ये एंगल कितना होगा। तो ये एंगल जितना होगा वो उतना एंगल ये वाला होगा। तो हमें 1 में 25 जोड़ देंगे तो 100 इसमें 25 जब जोड़ेंगे तो 140 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला जो था कि एक सर वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, मतलब एक सर वाई जो इनकी आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। 5 साल पहले x माइनस 5 और y माइनस 5, तो ये था 5:7। तो y की वर्तमान आयु क्या है, तो y निकालना था असल में इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो डायरेक्ट, या तो फिर देखो सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ से x निकाल लो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4y। हमें y निकालना है तो एक काम करते हैं हम, हाँ सही है। अब यहाँ भी हम कर देंगे क्या, 7x माइनस 5 35 इक्वल 5y माइनस 25। तो मैं से एक की जगह रख दूंगा 7 गुणित 3/4y माइनस 35 को उधर लाता हूँ, रहने दो इधर ही, 35 इक्वल 5y माइनस 25। इसको सॉल्व करूँगा 7 21/4y माइनस 5y, और ये 35 जब प्लस में जाएगा तो उधर 25 है तो यहाँ 10 बचेगा। अब मैं यहाँ से y कॉमन निकालता हूँ, अंदर बचेगा 21/4 माइनस 5 इक्वल 10, 4×5 20, और 21 में से 20 गए 1/4, और यहाँ y रहेगा इक्वल 10, देन y विल बी 40। तो जो 40 y की जो वैल्यू आ गई वो होगी 40। इस y की वैल्यू कहीं पे भी रख दीजिए आप, तो x से जाएगा। उसके बाद अगला सवाल था, कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय क्या है, तो कीटोन। क्लियर नाम से आंसर होगा। इतना इसमें कुछ विशेष मुझे क्लियर नहीं है, फिर भी कुछ चीज़ें बता दूंगा मैं आपको जो आपको हेल्प करेगी। जैसे कि इसमें हम अक्सर एक चीज़ सुनते हैं एल्केन, और एल्किन भी सुनते हैं, एल्काइन भी सुनते हैं। इनके बेसिक फार्मूले समझ लो। जो एल्केन होता है इसका जो सूत्र होता है CnH2n+2, और एल्कीन जो होता है वो होता है CnH2n, और एल्काइन जो होता है वो होता है CnH2n-2। ठीक है, ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, जैसे अगर किसी ने पूछा कि मेथेन पूछ लिया, जैसे मेथेन, या पूछ लिया मेथिन, या पूछ लिया मेथाइन, तो इनके फार्मूले कैसे बनेंगे। तो इसके एग्जांपल दे रहा हूँ। सबसे जैसे जो होता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये 5 होते हैं, 4 होते हैं। तो ये एन के लिए यहाँ 1 होती है, यहाँ 2 होती है, यहाँ 3 होती है, 4 होती है। अगर आप N1 पुट करोगे तो आप मेथेन की कहानी में जा रहे हो, N=2 पुट करोगे तो एथेन से संबंधित रहेगा। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए तीनों के फार्मूले में अगर आपको अंतर देखना है तो मेथेन जब बोलेगा तो हमको N=1 पुट करना है, तो हो जाएगा C, यहाँ N1 पुट करेंगे, H2 और 2 4, ये हो जाएगा मीथेन। क्लियर है। अगर मिथाइन पूछा तो हमको, मेथिन पूछा तो हमको इस फार्मूले में रखना पड़ेगा, N=1, C और H की जगह 2 हो जाएगा। इस फार्मूले में अगर रखेंगे तो हम C, खाली C हो जाएगा, मिथाइन H2-2 0 हो जाएगा। तो ये असल में होता ही नहीं है ये वाला। तो ये जो इनके प्रत्यय है आप तीनों याद रखो, ये कहीं भी काम आ सकते हैं आपके। अगला था निम्नलिखित में से, एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन छूट रहा है, इतना ठीक है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्पेन के कॉन्गेलेडोस की डी नवारा के साथ में मिलकर 325 रुपए की लागत से खाद्य प्रसंस्करण इकाई पंजाब के लुधियाना में स्थापित करने के लिए एक साझा उपक्रम की ओर एक कदम बढ़ाया है। तो इसका आंसर था इफ्को। इफ्को क्या है, ये है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ये इसका जो मतलब फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में। पहली बात तो नाबार्ड, इसका होता है नेशनल बैंक
ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1982 में होती है और ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नालको नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और इसका जो है भुवनेश्वर में है। SBI तो पता ही होगा आपको, 1955 1 जुलाई, ठीक है, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। अगला देखो, ये सवाल है आपके सामने, 2 की घात 8 -1 और नीचे दिया है 2, इसकी घात असल में जब भी रूट आता है तो 1/2 होता है, ठीक है, और वहाँ घात 12 देख रहे हैं। इसका सवाल क्या होगा, 2 की घात 8 कितना होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, कितना हो गया, ये 4 हो गए, और 128 दूनी कितना हो जाएगा, 256, 256, मतलब ऊपर 256 -1 आना है और नीचे एक हाथ कट जाएगी, 2 का 6 हो जाएगी, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, नीचे 64 रहेगा, मतलब 255 ये आंसर हो जाएगा। अगला था कि दिए गए परिपथ में खालिस्तान का प्रभाव वामावर्त होगा। वामावर्त दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में होता है, वामावर्त मतलब घड़ी की, ये दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में होता है, वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो वामावर्त पूछा है तो वामावर्त ऐसा प्रभाव किसका होगा, ऐसा, द प्लस से माइनस, तो प्लस से जो माइनस होगा, जो होगा वो हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो ये प्लस तरफ जाएगा, तो ये माइनस है, इधर से ऐसा बढ़ेगा और ये प्लस तरफ जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में बह रहा है तो धारा जो होती है इसकी उस दिशा में बहती है, याद रखो आप। वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन है, ये 2011 का था, मतलब उस टाइम का 2018 का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर तो उस टाइम पे महेश वर्मा था। रविशंकर प्रसाद अभी कुछ है, क्या है, कानून मंत्री है। मनोहर पर्रिकर ये गोवा के CM थे, उनकी डेथ हो गई है। हर्षवर्धन कौन है, ये शायद अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर है। और किसी की बात करें और कौन कौन है, राजनाथ सिंह, सुरक्षा मंत्री कौन है, सुरक्षा राजनाथ। होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह। कृषि मंत्री अभी बहुत न्यूज़ में रहा, वो याद रखना आप, नरेंद्र तोमर। और सड़क परिवहन याद रखना, नितिन गडकरी। और कुछ बस इतना, ठीक है। अगला देखो सवाल, अगला था सवाल, विंध्या शक्ति वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका जो आंसर था विंध्या शक्ति, इसका आंसर था वाकाटक। काकतीय वंश की पूछेगा तो काकतीय वंश का था बीटा प्रथम, ठीक है, अमकोड़ में, मतलब इसने राजधानी बनाई थी। चोल की पूछेगा तो चोल वंश का जो विजयालय था, कौन था, विजयालय, ये तंजौर में इसने अपनी राजधानी बनाई थी। पांडव की बात करेगा तो ये नेडियान इसका संस्थापक था। मदुरै में इसका, मतलब इसने राजधानी बनाई थी मदुरै में। अगला था सवाल है 13 नंबर का, निम्नलिखित में से चित्रों में से श्रृंखला में अगला उत्तर चित्र कौन सा आएगा। उत्तर देखो, यहाँ देखो n बना है, मतलब 3 देखा है, यहाँ पे भी 3 देखा है, यहाँ पे भी 1 देखा, दूसरी देखा, तीसरी देखा, तो मतलब 3 देखा है, ये तो आना ही नहीं है, ये भी नहीं आना है। अभी इसमें दोनों में 3 है, पर यहाँ कहीं भी एरो नहीं, तो ये भी कैंसिल, आंसर हो जाएगा, मतलब बी कहाँ है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला था परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित जो बल होता है वो क्या कहलाता है, तो नाभिकीय, परमाणु के अंदर जितने बल होते हैं सब नाभिकीय बल होते हैं। अगला है निम्न में कितने त्रिभुज हैं, तो इसके त्रिभुज हम देखेंगे। जब भी अगर ऐसी आकृति आती है तो वहाँ 3 त्रिभुज होते हैं, कैसे, 1 2 और ये 3, ठीक है, तो 1 2 3। अब इस बड़े को देखिए, ये 3 ये हो गए, फिर यहाँ से भी 3 निकलेंगे, ठीक है, 3 3 6 हो गए। उसके बाद देखिए 7, ये 8, ये 9, ठीक है, 9, और उसके बाद आ जाता है हमारा कौन सा वाला,
उसके बाद एक ये देखो, ये वाला 10, मतलब 10, मतलब 10 से ज़्यादा, मतलब 11 होंगे इसमें। ठीक है, एक कहाँ बनेगा, एक कहाँ बनेगा, चलो एक ठीक है, पर यहाँ 11 बनेंगे। ठीक है। अगला है पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की ओर झुक जाता है, ऑक्सीजन हार्मोन होता है। और जो साइटोकाइनिन की बात करें तो जो साइटोकाइनिन होता है ये हार्मोन्स भी पौधों में होता है, जो कि सेल डिवीजन के लिए मतलब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसका। सेल विभाजन, कोशिका विभाजन बोलते हैं इसको। और स्कार्बिक एसिड ये विटामिन सी का नाम है शायद। और जिब्रेलिन जो होता है ये बौने पौधों को बढ़ाने वाला हार्मोन्स है। जैसे जो बौने पौधे होते हैं उनकी हाइट बढ़ा देता है। ठीक है, बौने पौधों की हाइट बढ़ाने वाला हार्मोन्स है। अगला था निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो इसका एक रूल है 4 से विभाजित होने का, कि अंतिम दो संख्या अगर 4 से जो विभाजित होगी वो आंसर होगा। चेकर इसको 4 1 कम 4 2 बच रहे, 4 से 24 कैंसिल, 4 कम 4 2 बच रहे कैंसिल, 4 कम 4 ये भी नहीं कट रहा, ये तो पक्का। जब 3 आंसर ना हो तो चौथा डन होगा। देख लो 4 कम 4 4 9 36 19 बच जाएगा, मतलब ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल था कि दिए गए कथन को पढ़ना है और हमको निष्कर्ष पे जाना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर था, ये इसका जो सवाल था कि सभी सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है। सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है। निष्कर्ष था कि अन्य कोई जीव मित्रतापूर्ण नहीं है, ऐसा कहीं नहीं बोला। जब भी कथन और निष्कर्ष आ जाए, निष्कर्ष में एक चीज होती है कि जो इसमें होता है वही की वही होना चाहिए, उससे ही संबंधित होना चाहिए, जरा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो ही सही होगा। दूसरा था पेंगुइन को मनुष्य द्वारा बहुत पसंद किया जाता है, ये भी ऐसा नहीं बोला है इसमें, दोनों गलत है, मतलब ना तो ए ना तो बी। अगला था कि दिए हुए कथन को सत्य मानिए भले ही वह सामान्य था, मतलब ये भी था कथन और निष्कर्ष। सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। ठीक है। निष्कर्ष देखो, कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर दिखते हैं, ये सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि देखने वालों की आंखों में सुंदरता होती है। अब उसको काला पसंद है तो काला, सफ़ेद पसंद है तो सफ़ेद, तो कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर दिखते हैं। ठीक है। कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते हैं, ये भी सही है, मतलब दोनों सही है। असल में जब इसको देखेंगे तो ये इसका मीनिंग वही है, मतलब ये वही मीनिंग निकल रहा है इसमें भी और इसमें भी। तो निष्कर्ष जब भी हम देखेंगे तो एक तो वही शब्द भले ना रहे लेकिन मीनिंग उनके वही निकल रहे हैं, तो निष्कर्ष बिल्कुल सही जाएंगे, दोनों सही होंगे। अगला जो है वो ये था कि अगस्त 2018 के अनुसार भारत का रक्षा मंत्री कौन था। तो इसका आंसर था निर्मला सीतारमन, जो कि अभी हमारा वित्त मंत्री है। कौन है? वित्त मंत्री। राजनाथ सुरक्षा मंत्री है। सुषमा स्वराज डैट, जो कि एक विदेश मंत्री थी। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय। ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल ऐसा था कि निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर क्या होगा। तो एस था। एस से जब हम आगे जा रहे हैं तो ये समझ लो एस आता है 19 नंबर पे, और फिर ये आता है, तो ये हो गया 19 और प्लस कितना हो गया यहाँ पे 6 7 8 प्लस 8 हो गया। यहाँ से देखो ये 1 नंबर पे आता है 8, यहाँ प्लस 7 हुआ, यहाँ प्लस, यहाँ पक्का प्लस 6 हुआ होगा, यहाँ प्लस 5 हुआ होगा, तो यहाँ प्लस 4 होगा। तो STUVW इसका आंसर हो जाएगा, मतलब जो 21 है उसका ये आंसर आ जाएगा। 22वां था कि निम्न ग्राफ को पढ़ना था कि बंद गोभी की 12 महीनों के मूल्य दर्शाए गए, इनके मूल्यों की माध्यिका निकालना था। पहले तो इसको थोड़ा अरेंज कर रहे कि अरेंज कैसे होगा। जैसा आरोही क्रम में 1 नंबर ये आ जाएगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11। हाँ, टोटल 3 3 6 7 8 9 10 11 12 है, सॉरी 12 नंबर है। 12 नंबर है, मतलब हम इसको सबसे पहले 1 2 3 4 सॉरी 4 यहाँ पे रहेगा, सॉरी 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है, तो क्या करें बीच के 2 ले, मतलब हम लेंगे 5वां 6वां 7वां नंबर का लेंगे। ये दो क्वांटिटी लेंगे, इनको दोनों को जोड़ेंगे, 50 धन 50 बटे 2, मतलब 50 ही आंसर आएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 12 की जगह 11 होता तो, अगर 11 होता तो हम जो 7वें नंबर पे जो भी आ रहा हो
सॉरी 6वें नंबर पे जो आ रहा है वो आंसर ले लेते हैं, क्योंकि जब भी विषम आए तो बीच का ले लेना है। अगर विषम ना के सम अंक आ जाए तो बीच के 2 लेके जोड़ के 2 से उनका मीन निकाल लेना है, माध्य। अगला था 23 नंबर का कि शांत जल में, ये सवाल बढ़िया है। तो यहाँ पे दिया था कि शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने में तथा वहाँ से अपने प्रारंभिक स्थान तक वापस आने में 15 घंटे लगते हैं। मान लो कि जो धारा बह रही है तो जल का वेग u है और नाव जो बह रही है उसका वेग v है, ठीक है। जो शांत जल में कोई चीज़ यहाँ से मान लो निकल रहा है और यहाँ तक जा रहा है, d डिस्टेंस है, तो जाता है और वहाँ से आता है, मतलब दूरी जो है 2d तय कर रहा है। चाल मान लो उसकी शांत जल है, मतलब जल की शांत जल है, मतलब वहाँ पे जो चाल रहेगी, नाव की चाल रहेगी, सॉरी नाव की जो रहेगी, सॉरी नाव नहीं, ये जल की होगी, नाव खाली नाव रहेगी, नाव की चाल, नाव के द्वारा चाल जो चली जाएगी जाने में आने में, मतलब 2d, इसको करता है वो 15 घंटे में। ये इक्वेशन पहली बन गई अपनी। दूसरी इक्वेशन ये बनेगी, उसने क्या बोला है कि अगर वह प्रवाह होता हो, उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे लगते हैं। तो प्रवाह अगर नदी में होता तो टोटल टाइम जो होगा 16 घंटे, ये टोटल टाइम है, मतलब जाने का टाइम प्लस आने का टाइम प्लस जाने का टाइम, मतलब डी डिस्टेंस, दूरी बटे, देखो चाल बराबर से होता है दूरी बटे समय, तो डी समय जब निकालेंगे तो दूरी बटे चाल हो जाएगा, ये टाइम इधर आ जाएगा, चाल यहाँ चल जाएगा, तो दूरी बटे चाल। तो जाने के लिए चाल क्या लग रही है, तो जब धारा की दिशा में जब जाएंगे तो वहाँ चाल जुड़ जाती है। जैसे ये हो गई आपकी नाव की चाल, सॉरी धारा की चाल, और ये होगी नाव की चाल, ठीक है। उसी प्रकार ये जब धारा की दिशा में चलोगे आप तब की चाल है, जब धारा की विपरीत दिशा में चलोगे तो यही हो जाएगा कितना, u माइनस वी। ये इक्वेशन आपकी दूसरी बन गई। यहाँ की उन्होंने दी है कि जो है नाव और धारा की गति के बीच का अंतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब ये दे के रखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 16 इक्वल डी अपॉन यू प्लस वी प्लस डी अपॉन 15, तो ये इक्वेशन बन गई दूसरी। तो एक इक्वेशन यहाँ हमारे पास वी और डी में रिलेशन पता है, यहाँ जो रिलेशन है यू वी डी, 3 में रिलेशन दे रहा है और हमारे पास में तीसरा समीकरण नहीं है। तो ये या तो ये सवाल पूरा नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास 2 अचर राशियाँ है v और d, तो यहाँ पे v और d ही होना चाहिए। समीकरण हमारा 2 ही बना पा रहा है, 3 समीकरण नहीं बना पा रहा है, तो इस सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अगला सवाल देखते हैं। ऐसे कई महान लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे कई महान लोग हैं जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दी है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसकी अवधारणा देख लेते हैं। स्वतंत्रता के लिए किसी को बलिदान देना होगा, मतलब ऐसा तो कहीं बोला नहीं है कि मतलब स्वतंत्रता बलिदान देने पर ही मिलेगी, लगभग ये से बिल्कुल अलग है, और उससे एकदम इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत क्या कुछ भी मैच नहीं खा रहा। तो ये बाहर, हम एक बार जीते हैं और एक बार ही मरते हैं, ऐसी कुछ भी अपेक्षा नहीं है, मतलब दोनों गलत है। इसी आंसर हो जाएगा इसका। अगला था, एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार से यात्रा करता है, ठीक है, और उसके बाद यदि वह कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष यात्रा रेलगाड़ी से करता है, तो वह अपने ऑफिस T घंटे में पहुंचता है, और यदि वह इसके बिल्कुल विपरीत करता है तो वह अपने ऑफिस T + 0.2 घंटे में पहुंचता है। तो काम करेंगे हम, टोटल टाइम ले लेंगे, है ना। तो अगर वो टी टाइम इस्तेमाल करता है, मान के चलो ऑफिस जाने में, तो वो कुछ कार द्वारा चलता है, तो कार के द्वारा लिया गया समय, कार से जो टाइम लिया वो, प्लस रेलगाड़ी से जो टाइम लिया वो, तो जो कार से टाइम लिया है वो हो जाएगा हमारे सामने कितना, मान लो कार के द्वारा जो लिया गया समय होगा, वो समय का फार्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो कार के द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब 10 बटे कार की चाल दी है क्या, हाँ बिल्कुल दी है, कार ये रेलगाड़ी की चाल होगी, कार की 40 प्लस, अब टोटल दूरी मान के चलो डी होगी, मान लो डी होगी, तो 10 चल चुका है तो डी माइनस 10, ये रेलगाड़ी द्वारा चलता है, रेलगाड़ी की चाल रहेगी 50, टी इक्वल, ये इक्वेशन पहली बनेगी आपकी। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे सामने कितना, टी इक्वल
200, 0 0 गया 4 और 5 20, मतलब 5 का गुना करो, 50 प्लस 0 0 गया 5 4 4D माइनस 40, तो टी इक्वल बन जाएगा यहाँ पे 40, मतलब 10 धन 4D बटे 200। ठीक है, एक इक्वेशन ये बनी। अगला उसने ये बोला था कि इसके अगर विपरीत करें, विपरीत मतलब तो टी धन 0.5 टाइम लगता है। विपरीत मतलब जो 10 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चलाते हैं अपन, रेलगाड़ी की चाल 50 है, और बचा वाला जो है डी माइनस 10 उसको कार द्वारा चलाते हैं, मतलब 40। इसको रिसॉल्व जब करेंगे तो टी प्लस 0.5, यह आ जाएगा नीचे 200, यहाँ आ जाएगा 1 0 से 1 0 गया 5 चौक 40, प्लस 0 से 0 गया 4 से 4 5 5D माइनस 50, तो टी प्लस 0.5 इक्वल टू 5D माइनस 10/200। अब इस टी की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे हम, उसमें 0.5 जोड़ देंगे, तो हमारे सामने जो यहाँ से निकल के आएगा, जो टी निकल के आ रहा है, टी की वैल्यू इसमें जब रख देंगे तो डी जो निकल के आ रहा है वो आ जाता है 210। इसको आप सॉल्व कर लो, बिल्कुल 210, मतलब 210 डी की वैल्यू आ गई। उसने पूछा क्या था, तो ऑफिस तक पहुँचने के लिए वह कितनी दूरी तय करता है। 210 नहीं आएगा, सॉरी। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा यहाँ से मिटा के, जगह ख़त्म हो रही है, यहाँ हो जाएगा सॉल्व। वो ये ऐसा होगा, ये जो टी है इसको उठा के यहाँ रख रहे हैं हम, तो ये टी की जगह पे, तो 10 प्लस 4D/200, ये टी की जगह रख दिया, ये टी की वैल्यू। ठीक है, ये 0.5 बराबर से इधर क्या था 5D माइनस 10/200। ठीक है, इसको जब सॉल्व करूँगा मैं, एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा 10 धन 4D धन, एलसीएम 200 ले रहा हूँ, ये 200 का जब इसमें गुना करूँगा तो एक पॉइंट से 0 गया, तो 5 दूनी 10, मतलब 5 दूनी 10 और 1 0 100 हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 5D माइनस 10/200। 200 से 200 तो गया, अब यहाँ बचेगा ये 10 धन 4D धन 100 बराबर से 5D माइनस 10, तो ये 4D को उधर पक्षांतर करूंगा और इधर से 10 को माइनस में 10 उसको इधर लाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 और 100 110 और 120 हो जाएगा ये, और इधर D बचेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, 210 नहीं है, ये आंसर आ जाएगा। अगला था कि अलग अलग समय पर दो पाइप किसी टंकी को भरने में क्रमशः 5 घंटे 8 घंटे समय लेते, जबकि एक अन्य तीसरा पाइप उसे 3.2 घंटे में खाली कर सकता है। पूरी तरह से खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोलने पर भरने में कितना टाइम लगेगा। देखो 3 पाइप है, ठीक है, तो ये मान लो कोई पाइप है जो कि 5 घंटे ले रहा है, बी कोई पाइप है जो कि 8 घंटे ले रहा है, और सी जो पाइप है ना वो खाली कर रहा है कितने टाइम में 3.2। इसको करने की मेथड सिंपल से अपन इसका एलसीएम लेते थे और उस एलसीएम को टोटल मानते थे, क्योंकि अपनी टोटल वो काम है जो अपना। एलसीएम क्या लूँगा मैं इसमें से, आप या तो आपकी एलसीएम मेथड, देखो कुछ भी ले सकते हो आप, मतलब जैसा मैं छोटा छोटा रिफर करूँगा, क्योंकि छोटी छोटी क्वांटिटी सॉल्व करने में आसान जाती है, तो ज़रूरी नहीं आप कुछ भी एलसीएम ले लो या तीनों का गुना कर दो तो भी चलता है। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, एलसीएम जो लेने वाला हूँ यहाँ पे वो मैं ले लूँगा कितना 80 में 5 से भी भाग जाएगा, 8 से भी जाएगा, और ये 3 32 5 दूनी 10 और 5 3 15 16 80 से चल जाएगा 16 85 बिल्कुल जाएगा। तो 5 से जब दूंगा तो 5 6 कम 5 और 5 का 30, ये इसकी क्षमता 16 हो गई, 8 इसकी 10 हो गई, और इसकी जो होगी क्षमता वो कितनी होगी 80/3.2, मतलब 1 0 हटा दो, 16 दूनी 32 और 16 85 मतलब 25। पर याद रखना ये जो है ये खाली कर रहा है, तो इसके सामने हम इसको ऐसा माइनस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये होता क्या असल में, इसको ध्यान से देखो, इसका मीनिंग समझो, थोड़ा समझो कि ए जो है उसकी क्षमता है 16 यूनिट प्रति घंटा काम करता है, 16 यूनिट प्रति घंटा काम करता है। तो जब 5 घंटे काम करेगा ना तो वो 80 यूनिट कर जाएगा, मतलब टोटल काम करने में उसको 5 घंटे लग रहे हैं। वैसे ये बंदा जो है बी, ये प्रति घंटा इसकी 10 है, ये जब 8 घंटे काम करेगा तो 80 कर जाएगा, तो इसकी क्षमता है प्रति घंटा 10 की, और इसकी क्षमता है खाली करने की -25। -25 खाली करने की, जब इतना टाइम काम करेगा तो इतना खाली कर देगा 80 मिनट। ठीक है
पूछा क्या कि जब तीनों काम करेंगे साथ में, देखो जब साथ में काम करेंगे ना तो ये 16 हुआ और ये हुआ 10, मतलब 26 यूनिट प्लस होगा और 25 यूनिट माइनस होगा। मतलब मान के चलो कि 25 लीटर भराएगा, सॉरी 26 लीटर भराएगा तो 25 खाली हो जाएगा साथों साथ। मतलब हर घंटे खाली 1 यूनिट बढ़ेगा, समझ रहे हो। तो टोटल कंप्लीट होने को कितना लगेगा, 80 घंटे लग जाएंगे। 80 घंटे लग जाएंगे, मतलब अगर दिन में निकालो तो 24 से भाग दे दो उसको, तो 24 दिन 24×3 72 हो जाएगा। मतलब 3 दिन और 8 घंटे बच जाएंगे। तो ये डी का आंसर हो जाएगा। अगला देखो, इसमें एक अगला सवाल तो ये था कि जब एम एन रेखा पर दर्पण, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो इसका जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा क्रॉस बॉर्डर एंड देन ये वाले यहाँ शिफ्ट होगा और ये जो पूरा पलट जाएगा, मतलब ऐसा पलट जाएगा पूरा। तो ये सेम कहाँ है, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये अगला है कि 2000 के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान जो है वो क्या दर्शाता है। तो वो है अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्गम। जो ये था अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्गम। 2000 का जो नोट था उस पर क्या था, मंगलयान, मंगलयान का वो मतलब वहाँ पे एक जो होता है, आप नोट देखोगे उस पर एक मंगलयान उत्कीर्ण था। इसके बाद 500 का जो नोट था, 500 का नोट उस पर है रेड फोर्ट, लाल किला है, जो कहाँ पे, दिल्ली में। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 200 का जो नोट है, वो 200 के नोट पे क्या है, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ पे है एमपी है, एमपी में है, सबको क्लियर होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो जो 100 रुपये का नोट, इस पे क्या है, इस पे है रानी की वाह, ये गुजरात में है, ठीक है। 100 के बाद फिर अब एक जो 10 रुपये का जो नोट है, तो 50 रुपये का देख लो। 50 रुपये वाला जो नोट है वो है हम्पी, कर्नाटका का है। 20 रुपये का जो नोट है उस पर क्या है, उस पर है एलोरा की गुफाएं, जो कि है औरंगाबाद में, औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। और जो 10 रुपये का नोट है, 10 रुपये का जो नोट है, इसके ऊपर है सूर्य मंदिर, सन टेम्पल, कहाँ का, कोणार्क का। तो ये पूरे नोट है, ये नोट को आप याद कर लो। मतलब ये नोट है, ये जो पूरे नोटों पे उत्कीर्ण जो चीज़ें हैं, मोनूमेंट बोलते हैं इनको, और किस राज्य में, बहुत ज़रूरी है। अगला था कि एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% वृद्धि कर दी जाए और फिर 10% कमी कर दी जाए तो कुल प्रतिशत में वृद्धि या कमी कितनी होगी। मतलब कोई चीज़ थी जो 100 से 110 हो गई है, अब 110 से 10% की जब कमी करेंगे तो 11 कम होगा, मतलब 99 होगी। तो क्या हुआ यहाँ पे, 1% की कमी होगी। अगला सवाल देखो कि कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। शक्ति का क्या होता है, वाट होता है, मतलब ऐसा ही यूनिट। वेग क्या होता है, वेग मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हो गया, वेग हो गया। और ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी तो पता ही होगी, जूल होता है इसका जो मात्रक होता है। बल का जो होता है वो न्यूटन होता है, ऐसा ही मात्रक। बल इक्वल एम ए भी होता है, एम जी भी होता है। और ठीक है, अगला देखो, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले प्लेयर कौन से थे। तो जिनका ऐसा ऑप्शन देके रखा है, ऑप्शन पहला आंसर है आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, ईशांत शर्मा, युजवेंद्र चहल। तो इसका आंसर है युजवेंद्र चहल। आर अश्विन बॉलर है, स्पिनर है, चहल भी स्पिनर, रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर प्लेयर है, ईशांत शर्मा जो है ये फास्ट बॉलर है। ये सारे क्रिकेटर्स हैं। अब T20 की बात कर लेते हैं। तो T20 जो हुआ, जो पहला T20 हुआ था 2004 में। किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में। वनडे की बात करें तो वनडे जो हुआ था वो हुआ था 1971 में, और हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। टेस्ट सीरीज जो पहली हुई थी वो 1887 में हुई थी, और ये हुई थी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब सब क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट जो होता है वो BCCI कंडक्ट कराता है,
मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आईसीसी जो होता है ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल होता है, ये बोर्ड, ये इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। ये है 2005 से, उसके पहले जो था ये लंदन में था। ठीक है, अगला देखते हैं। इसके बीच का अंतर पूछा है, मतलब माइनस करना है। ये असल में जो 0.02 है, इसको भी हम 3 डिजिट, इधर 3 है तो इधर भी 3 बनाएंगे तो 0 लगा देंगे। और इसमें से 0.002 माइनस करना है, तो 10 में से यहाँ नहीं रहा तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 2 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 एंड देन ये 0 और ये 0, ये कहाँ, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए हम सेम जब भी ऐसी घटाने या जोड़ने की कहानी आएंगी हम पॉइंट के बराबर डिजिट बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अगला था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ पर तंगसपो नदी के रूप में जानी जाती है। तो तिब्बत से होकर, वैसे तिब्बत से होकर बहने वाली नदी कितनी है? एक सतलज, ये तो है ही नहीं, व्यास भी नहीं है, ब्रह्मपुत्र और सतलज है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अब देखो जो ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदियाँ निकलती कहाँ से? तो ये 3 नदियाँ हैं जो कि तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। तो ये वो साइड निकलती है ब्रह्मपुत्र, जो कि इधर अपने जैसे इस तरीके का है भारत, मान लो ये भारत का नक्शा है, ठीक है, इस तरीके का समझ लो आप, यहाँ तिब्बत है मान लो। ब्रह्मपुत्र नदी इधर निकलती है, सिंधु नदी यहाँ ऊपर से निकलती है, सतलज नदी यहाँ से निकलती है, 3 नदी एक ही जगह से निकलती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी होती है। और इसके बाद अगला जो गंगा, जो भारत से ही निकलती है, गंगेश्वर मतलब एक गंगोत्री नामक जगह से निकलती है। सतलज यहीं से निकलती है, 3 नदी मानसरोवर क्षेत्र से, यहाँ सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र तीनों नदी निकलती है। अगला देखो, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। 4 है, 4 + 2 हुआ -1 + 2 देन -1, मतलब 6 आएगा आंसर, खत्म। अगला सवाल था कि किसी विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें। अब विस्फोटक हुआ है, ये यहाँ विस्फोट हुआ तो यहाँ जो लहर चल रही है, तो ये लहरें क्या? देखो समुद्र में 2 लहरें चलती है, एक तो इसकी खुद लहर के अनुरूप जो लहर चलती है वो, और एक इसके अंदर चलने वाली लहर है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा, जो तरंग होती है, इसको हटा देते हैं। जो तरंग होती है, तरंगे जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। जो पहली जो तरंग होती है ये होती है मतलब एक यांत्रिकी होती है, यांत्रिकी तरंग होती है, और एक होती है प्रकाश विद्युत अनुचुंबकीय। पहली जो होती है वो होती है यांत्रिक तरंगे, और एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे 2 प्रकार की होती है, एक होती है अनुप्रस्थ और एक होती है अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ मतलब जो होती है सुरंग और गर्त में चलती है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे प्रकाश तरंग हो गई, एग्जाम्पल के लिए प्रकाश तरंगे, और समुद्र के ऊपर जो लहर चलती है वो अनुप्रस्थ है। अनुदैर्ध्य जो होती है ये संपीड़ित होती है, मतलब ऐसे आगे बढ़ती है, कंपन न करते हुए आगे जाती है, मतलब इस तरीके से कण के माध्यम से संपीड़ित होती है। तो इसने यहाँ एक चीज़ बोली है कि विस्फोटक के कारण, जब विस्फोट होता है तो पानी के अंदर कहीं होता है, तो ये संपीड़न होता है, ये मतलब पानी के कणों को आगे धकाते हुए आगे बढ़ता है, ना कि ऐसे ऐसे तरंग आगे बढ़ती है। तो इसका आंसर अनुदैर्ध्य होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो कौन कौन सी तरंग हो जाती है? विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन कौन सी आ जाएगी? रेडियो तरंग, और अपना कौन सा आ जाएगा, एक्स तरंग आ जाएगा, और इसमें एक और भी आ जाएगा, प्रकाश तरंग भी एक वो तरंग है। कौन सी? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला सवाल कि यदि sin फाइव माइनस कॉस फाइव इक्वल 0 है तो sin 4 फाइव प्लस कॉस 4 फाइव प्लस टेन स्क्वायर फाइव का मान क्या होगा? देखिए इसको गौर से देखिए, ये कंडीशन दे के रखी इनने। ठीक है, इस कंडीशन को समझो। यदि मान लो कि sin फाइव माइनस कॉस फाइव इक्वल 0 हो जाए, इस समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो sin फाइव इक्वल कॉस फाइव हो जाएगा। क्लियर है? और इसको गौर से जब देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू साइन कि जो थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल कहाँ होती है, या सिंपल सा है, इसको चेंज करेंगे तो कॉस थीटा की जगह लिख सकते हैं हम क्या, साइन 90 माइनस 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी साइन 5 कर सकते हैं, साइन से साइन गया तो 5 इक्वल आ जाएगा 90 माइनस 5, मतलब 5 की वैल्यू अगर निकालने जाऊँगा मैं तो 2 5 इक्वल 90 डिग्री, देन 5 विल बी 45 डिग्री। ये भी निकाल सकता था, या डायरेक्ट मैं ये भी बोल लूँ कि किस
डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। तो डायरेक्ट अगर आपको पता होता तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे कि 45 डिग्री। क्लियर है। तो एंगल हमारे पास में अब निकल चुका है, एंगल आ गया 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 45 पुट करेंगे। कैसे, पेन ये आ गया पेन, साइन 4 45 डिग्री प्लस कॉस 4 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। क्लियर है। मतलब कि जो साइन की 45 की वैल्यू कितनी होती है, होती है 0 पे 0, 1/2 1/√2। ठीक है। तो 1/√2 इसकी पावर 4 प्लस 1/√2 जो कॉस 45 होता है वो भी यही होता है कि पावर 4 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। कुछ करना ही नहीं था इसमें। तो अब इसके बाद मतलब 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 धन 1/4 धन 1 मतलब 2/4 धन 1 मतलब 1/2 मतलब 3/2 आंसर आ जाएगा। अगला था कि एक्स अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर दिखाता है, ठीक है, और कहता है कि यह मेरी पत्नी की बेटी मतलब मेरी बेटी, और मेरी बेटी के पति मतलब मेरा दामाद, और मेरा दामाद का बेटा, मेरा क्या हो जाएगा, बेटा बोला है तो हो जाएगा पोता। आंसर हो जाएगा क्या, बी। अगला देखते हैं 38। निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुनें। टीवी, कैमरा और ट्रेन। टीवी, कैमरा और ट्रेन, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर जो है टीवी, इसका आंसर बी हो जाएगा। जैसे टीवी, कैमरा, ट्रेन तीनों अलग अलग चीज़ें, 20 का वेन डायग्राम बनेगा। अगला सवाल था कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है। तो इसके अंदर होती है भैया, जब कोई पहाड़ से है, एक पहाड़ है वहाँ से कोई पिंड गिर रहा है तो इसके अंदर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv², ये होती है अपनी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। और स्थितिक ऊर्जा क्या होती है, mgh। ठीक है, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है। क्यों होती है, जो कोई पिंड गिर रहा है तो उसके अंदर एक गति भी होती है और उसके अंदर एक ऊर्जा भी, क्योंकि उसके पास एक हाइट भी होती है। हाइट भी होती है, गुरुत्वीय त्वरण भी होता है और मास भी होता है। एक छोटे स्तर के साबुन के व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय होते हैं। जैसे 10% विपणन पे 10% हो रहा है, कर्मचारी के वेतन पे 65% हो रहा है, कच्चे माल पे 25% हो रहा है। ठीक है। अगर वो बोलता है कंपनी कुल 65,000 भुगतान करती है, तो कर्मचारी का भुगतान 65% करती है, मतलब तो कंपनी का विपणन कितना होगा। तो यहाँ देखो सबसे पहले तो क्लियर करो कि 100 है क्या, ये 25%, 10 35 65, हाँ 100% है। तो 65% जो है ये किसके बराबर है, 65,000। ठीक है। 1% जो है वो बराबर है 1,000 के। तो पूछा है कि तो उसका विपणन कितना है, तो विपणन जो है यहाँ देख रखा है 10%, 10,000 आंसर आ जाएगा ये आंसर। अगला सवाल है, कुछ काम पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात ये है। अनुपात दे के रखा है, आवश्यक दिनों का अनुपात। उन्हें पूरा काम पूरा करने के लिए इतने दिनों की आवश्यकता है पूरा काम करने के लिए। देखते सॉल्व करके, ए है बी है, इनका अनुपात दे के रखा है हमको 3x और इसको मान लेते हैं 5x। ठीक है। तो जैसे सॉल्व करते वैसे कर लेते, 5 3 15, एक सॉल्व भी कर लिया, एलसीएम हो गया, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3। ये इनकी क्षमताएं आ चुकी है कि ये 5 यूनिट प्रति घंटा काम करेगा और ये 3 यूनिट प्रति घंटा, तो इतने घंटे में इतना काम हो जाएगा टोटल। क्लियर है। अब ने ये बोला है कि इसको पूरा करने के लिए उनको 8/40 45/8 दिन लगते हैं। तो पूरा काम ये हुआ 45 से x, दोनों जब साथ में करेंगे तो 8 की यूनिट से काम होगा, 5 धन 3 8 हो जाएगा। और इनको लगता कितना है, 8/40 और 45/8। मतलब मैं अगर देखूँ तो x = 15 3 45, मेरे पास x क्या निकल गया, 3 निकल गया। तो पूछा क्या है कि ए अकेले इस काम का दुगना कितने दिन में करेगा। तो इस टोटल काम 15 था, 15x था, और इसका दुगना, सॉरी पहले 15x निकाल लेता हूँ, तो 15 3 45, टोटल काम 45 यूनिट हो गया। तो इसका दुगना काम कितना हो जाएगा, 90 यूनिट। और इस 90 यूनिट को कौन कर रहा है, अकेला, ए अकेला कर रहा है, मतलब ए की क्षमता 5 की है। तो 5 ही कम 5 और 5 8 40, 18 5 90, तो 18 दिन लेगा। क्लियर है। अगला सवाल देखो, कार्य शून्य होने की स्थिति में स्थापन और बल द्वारा लगाए जाने वाले बल जो लगाते हैं एंगल क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा। कैसे, आपको पता होना चाहिए कि जो
कार्य होता है वो होता है बल गुणित विस्थापन बोला जाता है इसको, लेकिन असल में ये होता है W इंटू फोर्स इंटू डी इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? जो फोर्स लगता है हमारी किसी बॉडी पे, उस फोर्स में और उसके डिस्प्लेसमेंट में अगर वो उसी दिशा में सरकता है, मान लो एक आपने सर पे वजन रखा है, उसका फोर्स नीचे पर आप चल ऐसे रहे हो तो यहाँ 90 डिग्री, समझ में आ रहा है? तो ये होता है कोण। यहाँ थीटा इक्वल 0 डिग्री होगा क्योंकि बल भी आप इधर ही लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन होता है वो भी इधर ही होता है 0 डिग्री। तो थीटा इक्वल 0 डिग्री होगा, यहाँ थीटा इक्वल 90 डिग्री होगा। तो जब 90 होता है तो कॉस 90 पे 0 हो जाता है। कॉस 0 कहाँ होगा? 90 पे। तो कार्य 0 कहाँ पे होता है? 90 डिग्री पे। इसलिए इसका आंसर जो होगा सी होगा। अगला है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े और उन निष्कर्ष को चुने जो कथन का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। क्लियर है? तो कथन जो था हमारे पास में, वो कथन ये था कि सभी तरल पदार्थ स्पष्ट है। जो तरल पदार्थ है सभी, वो क्या है? स्पष्ट है। ठीक है? और सभी स्पष्ट रसायन है। रसायन इसके बाहर आ जाएगा, रसायन इसके बाहर आ जाएगा। पूछा क्या है? कुछ रसायन तरल पदार्थ है। तो हाँ, कुछ, ये देखो रसायन का कुछ हिस्सा जो है तरल पदार्थ है, बिल्कुल सही है। कुछ स्पष्ट तरल पदार्थ है, बिल्कुल सही है। मतलब दोनों गलत, दोनों मतलब सही है। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अगला था, ये भी सेम है कथन निष्कर्ष। कुछ स्कूटर वाहन है, कुछ स्कूटर बनाया और ये वाहन बना दिए। क्लियर है? सभी वाहन तेज होते हैं, तो सभी वाहन लेंगे ऐसा और उसको बना देंगे तेज। क्लियर है? सभी वाहन कैसे होते हैं? तेज होते हैं। अब देखो निष्कर्ष, कुछ स्कूटर तेज होते हैं, कुछ स्कूटर तेज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सभी तेज वाहन होते हैं, सभी तेज वाहन है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो इसका खाली एक जो है अनुसरण करता है, आंसर हो जाएगा। अगला था, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो जो इसका आंसर था वो था हमारे नरसिम्हादेव प्रथम। इन्होंने इसको बनाया था। कोणार्क मंदिर जो होता है, यहाँ पे एक मेला लगता है, चंद्रभागा मेला। क्या लगता है? चंद्रभागा। पहले तो ये उड़ीसा में, ये भी क्लियर करो। क्लियर है? चंद्रभागा मेला लगता है यहाँ पे। ये यूनेस्को की लिस्ट में है, ये भी याद रखो, यूनेस्को। अब यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को जो होता है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बड़ी, मतलब नाम बहुत लंबा छोड़ा, थोड़ा सा याद रखिए आप इसको। इसकी जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1984 में, यूनेस्को की। क्लियर है? अगर यूनेस्को की साइट देखें इंडिया में तो 38 है। यूनेस्को की साइट जो टोटल है इंडिया में। कोणार्क का जो मंदिर बना था भाई, ये बना था लगभग 1250 ईसा, मतलब इस टाइम पीरियड में बना था। इसका जो मंदिर का निर्माण हुआ था इस टाइम पीरियड में हुआ था। इतना ठीक है। आप इसमें यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा याद रखिए, फुलवामा याद रखिए, यूनेस्को साइट इन इंडिया याद रख लिए। यही कोणार्क मंदिर, इसको बनाया था नरसिम्हादेव प्रथम ने। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष रूप में दोबारा किसे चुना गया? देखिए ये जो करंट अफेयर है ये 2018 का है। ठीक है? तो इसको आप ये मत, अभी अपलोड का हो रहा है तो इसका मतलब करंट में अभी ये नहीं है। ठीक है? ये उस टाइम पे शशांक मनोहर थे, 40 मतलब जो थे कि जो अध्यक्ष थे वो थे कौन? शशांक मनोहर। अभी कौन है आईसीसी के जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट हैं? वो एक ग्रेग करके है, कोई ग्रेग करके अध्यक्ष है। और चेयरमैन की बात करें तो या सीईओ मनु साहनी है। ये पूरा नाम मुझे याद नहीं है, पर ग्रेग करके है, कोई नए भी बने हैं। और आईसीसी का जो फाउंडेशन था वो माना जाता है 1909 में। ठीक है? सबसे पहले इसका जो हेडक्वार्टर था वो लंदन में था। बाद में जो उसको 2005 में दुबई शिफ्ट किया गया, दुबई शिफ्ट हुआ वो। ठीक है? और क्रिकेट के बारे में देखिए तो इंडियन क्रिकेट जो है कैप्टन अपने विराट कोहली है। मेल टीम के, फीमेल टीम के कौन है? मिथाली राज। और इसका नाम सबसे पहले था
ICC जो था वो था इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस नाम था, बाद में चेंज होके काउंसिल हुआ वो, और इम्पीरियल था, इंटरनेशनल भी नहीं था शुरू में, तो इम्पीरियल था, इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, फिर बाद में हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, और फिर बाद में हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 3 बार चेंज हुआ है। सबसे पहले 1965 में चेंज हुआ इम्पीरियल से इंटरनेशनल, 1987 में चेंज हुआ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चेंज हुआ काउंसिल में। ठीक है, ऐसा बहुत लंबी कहानी है। 47 का था ताला दरवाजे संबंधित है, उसी तरह पासवर्ड जो है वो कंप्यूटर संबंधित है, सिंपल था। 70 kg का भार उठाने के लिए जो था 98 किलो जूल की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है, कार्य बराबर से होता है बल गुणित विस्थापन, और बल बराबर से होता है F इक्वल जो होता है ma होता है बटे गुरुत्वीय त्वरण है, लगता है तो हम g इस्तेमाल करेंगे, तो मास इंटू जी का वैल्यू मान लेते हैं। अगर वो स्पेसिफाई करे कि जी की वैल्यू 9.81 लीजिए तो लेंगे, अदरवाइज जी हमेशा हम 10 लेंगे। तो 10 यहाँ क्या हो जाएगा, मास कितना दिया उसने 70 kg, जी 10 ले लेंगे, और डिस्टेंस हमको विस्थापन निकालना है, और यहाँ दे के रखा है हमसे कितना, यहाँ दे के रखा है हमको 98,9,800 जूल दे के रखा है। जिसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये 2 0 से 0 गया, तो 7 1 कम 7 और 7 चौक 28। देखिए यहाँ पे अब गड़बड़ आएगा कि -14 ले +14 ले, ये उठा रहा है, ठीक है, उठा रहा है, पॉजिटिव लगता है ऊपर, जब दबाएगा किसी चीज़ को बल से वहाँ हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इतना याद रखें आप। किस शहर के ने आरओके 2017 की मेजबानी की थी, जो आयुष और कल्याण क्षेत्र में पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन था? तो इसका आंसर था नई दिल्ली। अगला देखो, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है, तो इसका आंसर था हमारा डी ब्लॉक। 57वां जो होता है वो लेंथेनम होता है, लेंथेनम मतलब परमाणु क्रमांक लेंथेनम है। कुछ देख लेते हैं हम। टोटल जो हमारे 7 आवर्त है, पहले आवर्त में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18, छठवें में 32, और 7वां जो आवर्त है उसमें शेष तत्व है। ठीक है, वर्ग अगर बात करें तो टोटल 18 वर्ग है। पहला जो वर्ग होता है उसको बोला जाता है क्षार, जो होता है क्षार धातु, पहला वर्ग जो होता है क्षार धातु। दूसरा क्षार मृदा धातु होती है, ये कुछ उपनाम है ना। 15 जो होता है वो नाम होता है निकोजन। छठवा जो होता है वो चेल्कोजन, छठवें मतलब 16वें ग्रुप को चेल्कोजन बोलते हैं। 17वें ग्रुप को हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। 18वें ग्रुप को जो होता है वो निष्क्रिय गैसों का होता है, अक्रिय गैस, ये निष्क्रिय जो गैस है अक्रिय गैस उनका ग्रुप होता है। क्लियर है। और एक चीज़ देख लेते हैं कि परमाणु क्रमांक जो होता है 58 से लेके 71 तक, इसको बोलते हैं लेंथेनाइड, लेंथेनाइड। और परमाणु क्रमांक 90 से लेके 103 तक, इसको बोलते हैं एक्टिनाइड। क्लियर है। ये प्रमुख कुछ डाटा था, आप देख ले उसको, थोड़ा बेसिक था बिल्कुल। अगला था कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरकोशीय प्रसार के लिए खालिस्तान कोशिकी विरल रूप में संचरित होती है। तो इसका जो आंसर था वो था पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा एक प्रकार से जो होता है ना मृदु, ये सारे ऊतक है, क्या है ये ऊतक है, तो ये मृदु ऊतक होता है, मतलब किसी भी अगर प्लांट के अंदर मृदुता है तो पैरेनकाइमा की वजह से, इस ऊतक की वजह से होता है। उसके बाद देखेंगे स्क्लेरेनकाइमा होता है एक, ये इसको दृढ़ ऊतक बोलते हैं, दृढ़ ऊतक बोलते हैं। और एक कोलेनकाइमा, ये बीच का होता है, इसको स्थूल कोनों तक बोलते हैं, स्थूल कोनों तक। ये सजीव होता है, ठीक है, ये भी सजीव होता है। जो हार्ड होता है ना ये मृत होता है, मृत ऊतक होता है। इसकी मोटी परत बन जाती है, असल में प्लांट जो होता है इसका जो वाल सेल होता है वो मोटा हो जाता है, इसलिए वो तो हार्ड हो जाता है। फ्लोएम जो होता है किसी भी प्लांट में सूर्य द्वारा और वायुमंडल द्वारा चीज़ों को ऑब्जर्व करना और उनको जड़ों तक पहुंचाना, आवश्यक चीज़ों को,
ये प्रोसेस जो होती है फ्लोएम होती है। एक होती है जाइलम, जड़ों के द्वारा खनिजों का अवशोषण करना और उनको पत्तियों ऊपर तक पहुंचाना, ये होता है जाइलम। तो फ्लोएम जाइलम, ये भी एक टर्म है, इनको भी याद रखो आप। अगला था कि तत्व खालिस्तान का परमाणु सबसे बड़ा और उसका सबसे छोटा होता है, तो ये है डी। जिसका आंसर हो जाएगा हीलियम सबसे छोटा है। सबसे छोटा बोला ना तो हीलियम ही है। हाइड्रोजन हीलियम में जाएगा, लिथियम हो नहीं सकता क्योंकि लिथियम एक लिक्विड है। इसका ये लगभग अपने सेकंड वर्ग में आता है, सेकंड नहीं पहले ही वर्ग में आता है, जो कि बीच में कहीं आता है। तीसरे नंबर का है शायद इसका परमाणु, ली ना से लिथियम तीसरे नंबर पे आता है शायद। तो ये सबसे बड़ा हो नहीं सकता, ये आंसर होगा इसका। ऑक्सीजन 8 और ये फ्लोरीन गैस है, ये भी नहीं हो सकती। सबसे छोटा अगर ये सबसे छोटा अगर बोला है तो हाइड्रोजन हीलियम, दो ऑप्शन बनते थे हमारे, उसमें फिर हम कंपेयर करेंगे सबसे बड़े को, तो ये आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। जब भी अगर कई बार ऐसा होगा जो आपको आंसर पता नहीं होगा तो आप ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल बनेगा। अगला है कि बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कनप्पा अगहारा में एक स्टेशन के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ में एक समझौता किया है? तो इसका आंसर था इन्फोसिस। ठीक है, अब इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस की जो सालिल पारेख ऑनर है, 1981 में स्टेबलाइज हुई थी। ठीक है, और इन्फोसिस के बाद अगर बात करें गूगल की, तो जो गूगल है 1998 हो गया। विप्रो 1945। याहू की बात करें तो याहू था 1994। क्लियर है। गूगल की बात करें तो लैरी पेज और सरजी विन करके है इनके जो सीईओ और जो ऑनर है। विप्रो की बात करें तो विप्रो का है हसन प्रेमजी। याहू की कहानी बताया तो याहू के जो सीईओ है वो है मेरिसा मेयर, और जो इसके जो मालिक है वो है वेरीगॉन करके नाम है। सीईओ ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसको आप देख लो बस। इनके जो ईयर है, ईयर भी बहुत ज़रूरी है, जो ईयर है इनके ईयर भी याद रखो, ईयर भी बहुत ज़रूरी है। अगला था 54 नंबर का, ये सीक्वेंस यहाँ गया, इसके बाद ये सीक्वेंस यहाँ है, तो अगला सीक्वेंस क्या होगा? इसको गौर से देखिए आप, इसको देखो, ये था यहाँ कोने में तो यहाँ आ गया, नीचे आ गया, फिर यहाँ था तो यहाँ चला गया, तो यहाँ होगा। मतलब एक क्लॉकवाइज काम चल रहा है। तो ये जो प्रतिरोध का चिन्ह है वो इस कोने में आ रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये हो सकता है। क्लियर है, ऐसे एलिमिनेट करिए आप। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, इसको देखो ध्यान से, यहाँ 2 बार प्लस माइनस है, तो ये यहाँ चला गया पर एक बार गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया 2 बार हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ आएगा लेकिन एक बार आएगा, मतलब ये आंसर हो जाएगा डी इसका आंसर, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अगला सवाल था निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? ई का 1 है, बी जे को 2 लिखा है जैसे, और ओ को 3 लिखा है, और टी को 5 लिखा है। मतलब ई जो आता है 5वें नंबर पे आता है, जेड 10वें नंबर पे आता है, ये 15 नंबर पे आता है, और ये टी जो आता है ये 20वें नंबर पे आता है। तो क्या फ़र्क है भाई? 5, 10, 15, 20। 1 से भाग दो इसको भी, 2 से भाग दो इसको भी, 3 से भाग दो इसको, 5 से भाग दो। यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 2 5 यहाँ 5 आ रहा है, 3 5 15 यहाँ पे, यहाँ 4 आ रहा है। ये आंसर हो जाएगा अपना। अगला था कि 2 संख्याओं का योग 9 है और उनकी व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। तो 2 संख्या मान लो x + y, ये 9 होगी और उनकी व्युत्क्रम ये होगा 1/2 होगा। तो इनकी ये या तो आप ऐसे सॉल्व करो, ठीक है, तो इसको कर ही लेते सॉल्व। यहाँ देखेंगे नीचे xy आएगा, ऊपर आ जाएगा x + y। ठीक है, x + y = 1/2। x + y के लिए 9 रखिए, तो मैं यहाँ 9 पुट कर लूँगा, तो 9/xy = 1/2। देन xy की वैल्यू जो होगी वो होगी xy = 18 हो जाएगी, 9 दूनी 18। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये भी आ गई, अब एक ये भी। तो अगर मैं मानूँ ऐसी कौन सी संख्या रहेगी 2 जिनका योग 9 हो और
गुणनफल 18 हो, तो अगर 18 को मैं तोड़ूंगा तो 6 3 18 होता है, एक होता है 9 दूनी 18 होता है, और एक 18 एकम 18 होता है। तो योग 9 होना चाहिए, तो यहाँ 9 योग 9 है क्या? नहीं, यहाँ योग 9 जरूर है, मतलब एक संख्या 6 और दूसरी संख्या 3 है, तो इन संख्याओं में एक संख्या 6 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल था कि पुरुषों में हॉकी विश्व कप 2018 के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी आधिकारिक भागीदारी है? कौन सी कंपनी आधिकारिक भागीदारी है? स्पॉन्सरशिप किस कंपनी का? मतलब 57 क्वेश्चन ये था। तो इसका जो आंसर था 57 का, वो आंसर था सी, उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन। ठीक है, हॉकी के बारे में बात कर लेते हैं। जो हॉकी विश्व कप 2018 हुआ था, वेन्यू क्या था इसका, मतलब ये हुआ कहाँ था? ये पहले तो ये 14वें नंबर का हुआ था, ये आप याद रखो। हुआ कहाँ था ये? तो ये हुआ था इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया में कलिंग स्टेडियम है, वहाँ हुआ था। किसके मध्य हुआ था फाइनल? तो बेल्जियम और हॉलैंड, बेल्जियम हॉलैंड, तो बेल्जियम इसमें जीत गई थी। 15वां कब होने वाला है? तो 15वां भी इंडिया में ही होने वाला है, इतना याद रखिए। और महिलाओं की बात करें कि जो 14 ओमेन जो हुआ था, ओमेन का जो हॉकी हुआ था, ये इंग्लैंड में हुआ था। पहली बात तो किसके बीच में हुआ था? तो नीदरलैंड वर्सेस आयरलैंड के मध्य हुआ था। नीदरलैंड विनर थी, आयरलैंड जो थी रनर अप थी। अगला जो 15 नंबर का होने वाला है वो स्पेन में होने वाला है, महिला हॉकी जो वर्ल्ड कप है। अगला देखो, 2018 में दृष्टिबाधितों के लिए आयोजित चेस चैंपियनशिप का 13वां संस्करण किसने जीता? तो ये था, इसका आंसर था किशन गांगुली। इनने मतलब ये चैंपियनशिप जीती थी। अगला सवाल देखो, यह भी पढ़ा था कि 14वां विश्व हॉकी कप भारत में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये उड़ीसा, ये आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद ये सवाल था कि कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र के साथ निकटतम समानता दर्शाता है? तो इसका जो आंसर था आपका, वो आंसर हो जाएगा, क्या दिखाता है? सेम अगर देखा जाए तो बी नहीं, बी नहीं, बी नहीं, बी नहीं, सी होगा। ये बड़े कॉर्नर पे इसका वर्टेक्स आ रहा है, छोटे वाले पे, छोटी भुजा पे दोनों आ रही, मतलब लगभग सी आंसर होगा। इसका आंसर सी, मतलब ये आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कथन और उदाहरण है कि आजकल लोग जानते हैं कि मंत्रों का जप करने से तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है। ठीक है, तो अवधारणा क्या है कि तनाव और चिंता आधुनिक युग के खतरे हैं जिनका सामना अधिकतर लोग करते हैं। गलत, बिल्कुल गलत है ये। लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में हैं। हाँ, ये हो सकता है। देखिए, अवधारणा है तो हो सकना, जहाँ भी सकने वाली बातें होती है, तर्क हो अवधारणा, वो पॉसिबल होता है। तो ये दूसरा केवल दो अंतर्निहित है। अगर निष्कर्ष होता तो ये भी नहीं होता। ठीक है, ये याद रखो आप, निष्कर्ष होता तो बिल्कुल नहीं होता। तर्क है, अवधारणा है, तो ये संभावना है, मतलब ये भी अंतर्निहित है। अगला देखो कि 120 किलोग्राम की द्रव्यमान की बंदूक से एक 0.4 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली की बंदूक की मुख से निकलने की गति 90 मीटर प्रति सेकेंड है, तो बंदूक की प्रतिघाती गति क्या होगी? तो यह संवेग संरक्षण का एक नियम था, जहाँ पे था संवेग m1v1 इक्वल m2v2। हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बंदूक जो थी उसको मान लेते हैं m1, तो 120 किलोग्राम की बंदूक थी, उसका हमको v निकालना है। और जो गोली थी उसका वेट हमको पता है 0.04, और उसका वेलोसिटी भी देके रखी है हमको 90 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है? मैं क्या करूँगा इसमें, इस पॉइंट से पॉइंट गया, उसका 9 चौक 36, तो मतलब 3.6 आएगा यहाँ पे, डिवाइडेड 1 to 0, तो यहाँ इसका वेग निकल जाएगा 12। इसको 0 और बढ़ा देता है, ये पॉइंट हटा देता हूँ यहाँ से, 1 मिनट, ये हटा दिया। ठीक है, अब 12 3 36 और 12 कम 12 और नीचे 1000 आ गया, सॉरी 12 कम 12 और 2 0 100 आ गया। तो ये आ जाएगा मेरा जो आंसर हो जाएगा, वो आ जाएगा 3 गुणित 10 की पावर -2 आंसर, मतलब ये आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है? अगला था कि एक सर वाय दो वाल्व क्रमशः 30 घंटे और 20 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। टैंक को भरने के लिए दोनों वाल्व खुले जाते हैं, परंतु जब टैंक 1/3 भाग भर जाता है तो दोनों वाल्व बंद कर दिया जाता है। पर उसमें टैंक में लीक होने के कारण फिर उसका
भाग जो भरा था उसका एक तिहाई हिस्सा रिसाव से खाली हो जाता है। अब रिसाव को बंद कर देने के बाद टैंक को पुनः भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, मान लो ए एक्स है और वाई है, इसको 30 घंटे लगते हैं भरने में और एक है इसको 20 घंटे लगते हैं। क्लियर है। तो होता क्या है कि यहाँ पे 3 दूनी 6 60 ले लेते हैं अपन टोटल, तो यूनिट निकल जाएगी 2 और यहाँ निकल जाएगी 3। क्लियर है। टोटल क्षमता हम 60 मान लेते हैं, तो 60 का एक तिहाई भरता है, मतलब 20 लीटर भर लिया हमने। ठीक है, 20 लीटर भर लिया, 40 लेफ्ट, 40 बचा है लीटर। ठीक है, पर होता क्या है, रिसाव की वजह से इसका भी 1/3 खाली हो जाता है। तो जब इसका 1/3 खाली होगा, मतलब कितना खाली हो गया, ये 20 भरा था उसमें से इसी का 1/3 खाली हो गया, मतलब 20 3 60, मतलब 40/3 इतना हिस्सा खाली हो चुका है। इतना हिस्सा खाली हो चुका है, मतलब नहीं, इतना हिस्सा खाली हुआ था 1/3, इतना भरना था, इतना बचेगा, मतलब इतना भरा गया, इतना खाली हो चुका है। अब इतना हिस्सा खाली हो गया 1/3, पहले से ही 40 यूनिट लेफ्ट था और अभी जो खाली हुआ था 1/3 वो हुआ था कितना, 20/3 खाली हुआ था। तो इतना हिस्सा हमको फिर से भरना है। तो टोटल हिस्सा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 120 और 140, 140/3 इतना हिस्सा हमको भरना है। क्लियर है। अब इतने हिस्से को दोनों मिलके भरते हैं, दोनों मिलके मतलब 3 और 2 5 यूनिट, तो हम 5 से भाग दे देंगे, तो 5 3 15, तो 140 आ जाएगा 15, मतलब ये आ जाएगा 15 नाम 135 और 5/15, मतलब आंसर आ जाएगा हमारा 9 सही 1/3। तो इतना टाइम और लगेगा। तो उसने क्या पूछा है कि टैंक को भरने के लिए कुल पूछा है। तो पहले जो काम हुआ था वो कितना था, वो 1/3 हिस्सा भरा था, 1/3 हिस्सा दोनों ने भरे थे। तो इसका तिहाई हिस्सा मतलब 20 हिस्सा था और उसको दोनों ने मिलकर भरे थे, मतलब 5। मतलब शुरू में उन्होंने 4 घंटे काम किया था, तो इसमें 4 जोड़ दो तो 9 1/3, तो 13 1/3 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल था कि किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूरा करता है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। जो आवृत्ति होती है वो क्या कर रहा है कि 40 कंपन पूर्ण करने के लिए 2.5 सेकंड इस्तेमाल कर रहा है। 40 कंपन, अब उसको पर सेकंड में निकाल लो आप, तो उसकी आवृत्ति निकल जाएगी प्रति सेकंड में। जब सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 400/25, तो ये 25 चौक 4 चौक 16, 18 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला था सवाल, 8वें वार्षिक वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन जो हुआ था, इसका आयोजन जो हुआ था वो किस शहर में हुआ था। तो इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था हैदराबाद में। ये कुछ ज़्यादा विशेष नहीं, इसको अगर इसका आंसर ठीक है। अगला देखो, इनलेट पाइप ए एक खाली जलाशय को 32 घंटे में भर सकता है, जबकि निकासी पाइप बी इसे 40 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब जो ए पाइप है ये 32 घंटे में भर सकता है, बी 40 घंटे में खाली कर सकता है। ये माइनस में चलेगा, याद रखिए आप। एलसीएम देखो क्या, उसके बाद क्या पूछा है उसने कि जलाशय खाली होने की स्थिति में दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तो लेकिन निकासी पाइप को तब बंद कर दिया जाता है जब जलाशय का 1/3 भाग भर चुका हो। तो काम करते हैं सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 8 5 40 और 8 चौक 32, मतलब 4 8 5 40 40 4 चौक 16, 160 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। एलसीएम इतना हो जाएगा, तो इसकी जो यूनिट्स निकलेगी वो निकलेगी कितनी, 32 से जब भाग दूंगा मैं, 5 6 दूनी 10 5, हाँ ये 5 यूनिट आ जाएगा और ये 0 0 गया, ये 4 यूनिट आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो उसने बोला है कि वह 1/3 भरते तक दोनों काम करते हैं, तो जब दोनों साथ में जब काम करेंगे ना, तो ये 5 यूनिट भरेगा और ये 4 यूनिट खाली कर देगा। मतलब इनका जब साथ में काम करेंगे तो हर घंटे 1 यूनिट ही वर्क होगा। अब इसको 1/3 भरना है, तो 160 जो है, इसका जो 160 जो एलसीएम लिया है हमने, 160 इसका जो 1/3 हो गया ये हिस्सा, तो 1 घंटे में इतना भरता है, तो इतना भरने के लिए इतने ही घंटे लगेंगे। 1 घंटे में इतना कर रहा है, तो इतना भरने के लिए हमको, इतना हिस्सा भरने के लिए इतने ही घंटे लगेंगे। मतलब 160/3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे 1/3 हिस्सा भरने के लिए। क्लियर हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जो निकासी पाइप है इसको बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, अब खाली ये चलेगा। तो शेष कितना है, तो टोटल 160 था, उसमें से 160/3 हमने भर दिए हैं इतने घंटे में।
तो शेष जो निकलेगा वो निकलेगा 3 16 48 0 माइनस 160, तो वो निकल जाएगा 16 मतलब 320/3 इतना हिस्सा बचा है। 320/3 इतना हिस्सा बचा है। अब इसको ये अकेला भरेगा क्योंकि इसको बंद कर दिया जाए, तो इसको हम 5 से भाग दे देंगे। तो 5 से जब भाग देंगे तो 5 6 का 30, 5 चौके 20, 5 6 का 30 और 5 चौके 20, 64/3 आ जाएगा। मतलब पहले इतना टाइम लगा और बाद में इतना टाइम लगेगा, मतलब 160/3 प्लस 64/3, तो नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 6 6 120, मतलब 224 आ जाएगा। जिसको सॉल्व करेंगे तो 3 से काटूंगा, 3 7 21, 3 चौक 12, ये आंसर आ जाएगा ए नंबर का। अगला है कि दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय करें कि निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इसका देखो, इसको देखो कि हमको थीटा का मान बताना है, तो क्या हम जियोग्राफिकली बता सकते, बिल्कुल बता सकते कि जो ए एंगल होता है उससे दुगना ही होता है, हमने अभी तक पढ़े। तो पहले खाली एक पर्याप्त, दूसरी क्या सकता भी नहीं है, दूसरा अकेला भी नहीं है, उससे भी नहीं हो पाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल बोला है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का आप सूत्र निकालिए और उसका आणविक द्रव्यमान निकालिए। हाइड्रोजन का परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, और यहाँ 2 है हाइड्रोजन का परमाणु, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, सल्फर जो होता है यहाँ पे 1 है, और सल्फर का जो परमाणु भार होता है परमाणु क्रमांक 16 होता है, तो परमाणु भार उससे डबल होता है, 32 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार 16 होता है, पर यहाँ परमाणु भार 16 हो गया, लेकिन 4 अणु है तो 16 चौक 64। तो टोटल अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास में आ गया कितना, 4 5 6 7 8 8 और 6 3 9 98। इसका क्या आ गया हमारे सामने, परमाणु जो द्रव्यमान है इसका आ गया, किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो उसने ये पूछा है कि 25 ग्राम में कितने सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होंगे। तो एक जो होता है, एक अणु जो होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में, उसमें 98 क्या होते हैं, उसके मोल होते हैं, इतने मोल होते हैं। ठीक है, तो उसने पूछा है एक ग्राम में, समझ लो 1 ग्राम जो अपना तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं उसमें 98 मोल होते हैं। तो 25 ग्राम पूछा है, 25 ग्राम में कितने होंगे, तो उसमें अपन क्या कर देंगे, इतने मोल होते हैं तनु सल्फ्यूरिक के एक अणु में, तो 25/98 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने कुछ निकल के बाहर आएगा, भाग दो इसको 0.250 में 98 ये आंसर हो जाएगा इसका 225। तो हम जब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो भी अम्ल दिया होगा उसका अनुभार आपको पता होना चाहिए। अनुभार पता होने के लिए आपको परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान पता रहने के लिए परमाणु क्रमांक, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप उसको कुछ कर पाएंगे। परमाणु जो भी निकलेंगे, जितने ग्राम को बोलेंगे उससे हम उसमें हम भाग दे देंगे उसके आणविक द्रव्यमान का, और आंसर आ जाएगा। अगला है समूह खालिस्तान में निष्क्रिय गैसें होती है, अभी बताया आपको। 18 में निष्क्रिय गैसें होती है, 17 में हेलोजन होती है, 15 में निकोजन होती है, 16 में शेल्कोजन होती है, 17 हेलोजन, 1 में क्षारीय, दूसरे में क्षारीय मृदा, 18 वर्ग, 7 आवर्त। अगला देखो, कौन सा वेन आरेख निम्न के बीच में संबंध को सही तरह से दर्शाता है। तो था बटन, पैन, कमीज। जो बटन होती है ये कमीज में होती है, ठीक है, और पेन अलग चीज़ है, मतलब सी का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह संबंधित ना हो। लालू प्रसाद यादव नेता है, इंदिरा गांधी नेता है, विक्रम साराभाई साइंटिस्ट था, अरविंद केजरीवाल नेता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद उस बिंदु का अनुपात ज्ञात कीजिए जहां से ये रेखा और इस बिंदु से निर्मित खंड विभाजित होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। हमको समीकरण बनाएंगे, एक अगर कोई पॉइंट दिया हो जिसके कोऑर्डिनेट 2 और 5 हो, और यहाँ पे 5 और 2 हो, तो उससे निर्मित जो एक रेखा बनती है उसका समीकरण जो होता है x - x1 अपन x2 - x1 इक्वल y - y1 अपन y2 - y1 करके यहाँ से हम एक समीकरण निकालेंगे। इस समीकरण में जब वैल्यू पुट करेंगे, हम इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं।
तो हमारे सामने जो समीकरण जो डेवलप होगा वो समीकरण कुछ इस प्रकार बनेगा। जो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे सामने जो समीकरण बनेगा वो बनेगा y माइनस 5/5 माइनस 2 इक्वल x माइनस 2/2 माइनस 5। इसको जब रिसॉल्व करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा y माइनस 5 इक्वल माइनस एक्स प्लस 2। तो एक समीकरण बनेगा हमारे सामने x प्लस वाई इक्वल 7। अब दो समीकरण हमारे पास बन चुका है। एक समीकरण ने दिया था हमको पहले से ये, और समीकरण 2। हम दोनों समीकरण की वैल्यू कोई भी मेथड लगा देंगे, जैसे हम यहाँ पे लगा देंगे अभी विलोपन मेथड। अब यहाँ हम एक्स और वाई तीसरा कोऑर्डिनेट जो होगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे ना। तो मतलब एक एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी हमारे सामने। तो एक समीकरण था 3x प्लस 2y इक्वल 17, और एक समीकरण ये है x प्लस वाई इक्वल 7। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 3 का गुना कर दूंगा, 3 3 7 21, इसको माइनस कर दूंगा तो इकट्ठा, तो y इक्वल हो जाएगा 4। ठीक है, y इक्वल 4 जाएगा, वैल्यू उसमें फिर से रिपीट करूँगा तो x इक्वल आ जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई 7 था तो x इक्वल 3 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इतना सब कुछ होने के बाद में हमको एक चीज़ याद है, कौन सी, इसको हटा रहा हूँ मैं भी। ठीक है, एक्स वाई निकल गया। जब भी ऐसे अनुपात होता है तो हमको एक जब भी कोई रेखाखंड होता है तो अनुपातिक तौर पर जब विभाजित होता है तो हमको एक फार्मूला याद होगा कि एक्स इक्वल x1 m1 प्लस x2 m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है, ऐसा होता है। अब हमारे पास x की वैल्यू पता है 3 रखेंगे हम यहाँ पे, और m1 मान लेंगे, और x1 की वैल्यू हमको दी थी 5, और एक m2 नहीं पता हमको, और यहाँ ले लेंगे 2 दी है वैल्यू x2 की, और यहाँ m1 प्लस m2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3m1 प्लस 3m2 इक्वल 5m1 प्लस 2m2। तो m1 सॉल्व करेंगे तो इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा m2 बराबर से 2m1। मतलब m1 अपॉन m2 की वैल्यू 1/1/2 आंसर आ जाएगा, मतलब डी आंसर। तो दो फार्मूले यहाँ इस्तेमाल हुए, आपको दोनों फार्मूले याद होना चाहिए। एक सरल रेखा बनाने के लिए, दूसरा फार्मूला जो था वो ये रेशो निकालने के लिए। क्लियर है। अगला देखो, किस भारतीय को 2017 ने कार्नेगी मेडल ऑफ फिनेल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो था अजीम प्रेम जी, इनको सम्मानित किया गया था। अगला देखो, जो अवार्ड, इन सवाल से आप एनालिसिस, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके सामने ऐसे ही सवाल कोई बन के आएंगे। इससे ये पता चलता है कि जो अवार्ड है ये, ठीक है, ये अवार्ड से सवाल आया है, आप इसको ऐसा समझिए। अगला जो था ज़्यादा हो गया, 70, यही था। P अनुपात 18, तो 5:3 क्या होगा, तो P/18 इक्वल 5/3, तो 3 छंग 18, 6 पंच 30 आंसर हो जाएगा। अगला देखो, ज़्यादा बड़ा नहीं था ये। अगला ये है, इसमें विषम चुनिए। ये देखिए, ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। डी इसका, तो डी मतलब ये आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार द इंग्लिश पेशेंट ने जीता था, तो ये जीता था भैया जो 77 नंबर का जो क्वेश्चन तुम्हारा, ये था गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार, इस कृति ने जीता था। और इसके बारे में और अगर डिटेल में देख, इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो शुरुआत जो हुई थी इसकी 1969 में हुई थी, और इंग्लैंड में हुई थी पहली कहानी। अभी डगलस ने जीता है इसको, है ना। और बस इतना ठीक है। अगला देखो, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम अगले बाद में देखेंगे। अगला सवाल था कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से इसका पैटर्न कौन सा होगा। तो ये देखो, एक ये था, तो ये तो इम्पॉसिबल है, वर्टेक्स पे नहीं है तो ये कैंसिल, 2 पीछे नहीं ये भी कैंसिल, 2 सेंटर में नहीं ये भी कैंसिल, तो ये आंसर होगा डी, मतलब सी आंसर। जब भी सवाल करो ना तो आप इनको एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करने के बाद जो बचता है सीधा आंसर होता है। ठीक है। 79 था कि एक सेल के स्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है, तो संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है। जब भी कोई हमने पढ़ा था कि कोई पत्थर इससे टकराता है तो संवेग क्या होता है कि उसके अंदर संवेग जो होता है, यहाँ जो संवेग बने वहाँ जो संवेग बनेगा, तो वो लगभग जो उनका योग जो होता है वो नियत होता है। इसका जो टोटल संवेग था और इसका जो संवेग होता है उससे कांस्टेंट बना रहता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत उस सिद्धांत पे काम करता है, विस्फोटक होता है तब। ठीक है। अगला था कि वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 से घटाने पर शेष 3/4, मतलब एक ऐसी भिन्न है x/y
जिससे 1/2 में से घटाने पर, मतलब 1/2 में से घटाएंगे तो हमको मिलेगा 3/4। तो इसको हम इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, पक्षांतर करते हैं तो 1/2 जगह पे रहेगा। इसको उधर ले जाएंगे तो -3/4 जो कि प्लस में था, और ये माइनस में था तो उधर बाहर चला जाएगा। इसको जब रिसॉल्व करेंगे तो 4 हो गया, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो आंसर आ जाएगा -1/4। तो सी आंसर होगा। अगला देखो, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साधारण नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? तो उसने ये बोला है कि विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसके साथ में कौन, हमको क्लोरीन चाहिए। तो क्लोरीन काय में होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl होता है इसमें होती है। तो ये डी इसका आंसर होगा। HCl जब क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है पहली बात, तो बाद में ये और ये मिलके H2O बना लेते हैं। क्लियर है? तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला था कि किसी वस्तु पर 12% लाभ जोड़ने पर वो विक्रय मूल्य 616 हो जाता है। अगर उसको 462 में बेचा तो हानि कितना होगा। ठीक है, तो कोई चीज़ है उसको 12% लाभ पर, इतने में बेचने पर 12% का लाभ होता है, मतलब 112 x/100 ये वैल्यू हो जाएंगी 616 की। क्लियर है? कट रहा है क्या देखो, इसको कुछ कट के 2 पंच 10, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 8 16, फिर इसके बाद और 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 154। ठीक है, और वो 7 से कट रहा है, हाँ 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ठीक है, और 7 चौक 28, 7 से कट रहा ना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बिल्कुल कटा, 7 चौक 28। तो ये जो वैल्यू आई हमारे पास में काटने के बाद 4 से जब काटूंगा तो 4 पंच 20 पॉइंट, 4 पंच 20, और 100 का इधर गुना होगा तो मतलब 1 से की वैल्यू 550, मतलब वो जो चीज़ थी वो 150 में आपने खरीदी थी, 616 में बेचा तो आपको लाभ हुआ 12% का। अब आप वो 550 वाली चीज़ को बेच कितने में रहे हो, 462 में, मतलब लॉस कितने का हुआ आपका। 550 में से जब इतना माइनस करूँगा मैं तो ये 50 का, ये यहाँ का, ये यहाँ के 60 के बाद 40, 38 ये और 50, मतलब ये हो गया हमारा टोटल 88 रुपये। 88 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, तो लॉस का निकालना है तो 11 8 88, 11 5 55, 0 0 0 गया, 5 से 2 बार गया, 2 से 2 8 16, 16 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, इसको बोर्ड मॉस पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उस मेथड से इस्तेमाल करेंगे ब्रैकेट फिर उसके बाद आप सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट, इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 17 निकला बाहर। क्लियर है? ये खत्म हुआ 17। फिर यहाँ देखो 161 है, एक है इसके साथ जुड़ रहा है तो 17 एक 18 हुआ, 18 जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 9179। तो इतना सॉल्व हो चुका है, 179 खत्म। हम -3 करेंगे तो 176 आंसर, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखो, cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 3.6 हो तो cosec 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा क्या होगा। आप इस इक्वेशन को देखो, हम शायद पहले सेट में इसको कर चुके हैं। हमारे सामने है cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 3.6। आपको समीकरण का बहुत पहले से याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, एक समीकरण का ये थी, और एक थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल cot 4 थीटा ये थी, और एक थी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल cosec स्क्वायर थीटा, एक ये थी, और यहाँ से sec स्क्वायर थीटा था। ठीक है, ये 3 सेट। तो इसमें हम cot और cosec के बीच में रिलेशन है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ से cot स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल 3.6। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ इसके जगह पे cosec, मुझे cosec में चेंज करना है, सारी टर्म cosec में चाहिए मुझे, तो cosec में चेंज करूँगा, और इसके जगह में क्या लिख सकता हूँ, कॉट के जगह, कॉट को पक्षांतर करूँगा तो ये 1 उधर माइनस में जाएगा, तो कॉट की जो वैल्यू निकल के आएगी कॉट स्क्वायर थीटा की, कोसेक -1 आएगी, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, इक्वल 3.6। अब इसका अंदर गुना कर देता हूँ, तो कोसेक स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कोसेक 4 थीटा माइनस का 1 के साथ गुना करूँगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 3.6, मतलब इसकी वैल्यू भी 3.6 ही होगी। क्लियर है? अगला जब देखते हैं हम कि विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो गणितीय तर्क से आधार पर अन्य संख्या से भिन्न है। तो ये थोड़ा जटिल सवाल रहेगा, इसको आप सॉल्व जब चेक करेंगे तो भैया इसका जो था क्या हो सकता है, 39, ये भी भाज्य है, ये भी भाग चल जाएगा, इसमें भी 3 से, इसमें 11 13
इसमें भाग चल जाएगा 3 का 7 4 कम 4 2 7 त्रिक 7 7 5 पे 7 6 42 7 7 से भी डिविजिबल है। ये 5 से 71 ये थोड़ा इसको जान लीजिए, ये मुझे भी नहीं पता है ना। आप इसको कमेंट में दीजिए इसका आंसर अगर आपको आता है तो, ठीक है। ये मुझसे नहीं बन पा रहा है, ठीक है। कमेंट में आंसर दीजिए बिल्कुल, यदि बनता है तो। सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं। अगर सुनील यहाँ बैठा है मान लो, और मनोहर यहाँ बैठा है, और अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर देखता है, उत्तर पूर्व क्या होता है, ये उत्तर होता है और ये पूर्व होता है, तो सुनील को यहाँ बैठा दो, सॉरी, ठीक है, और मनोहर को यहाँ बैठा लो, तो उसके प्रतिबिंब मनोहर किस दिशा में दिखता है, तो वो इधर देखा, उत्तर उत्तर पूर्व जो है उसका हो जाएगा कितना, दक्षिण पश्चिम, ये आंसर आ जाएगा। अगला था कि एबीसी के पास क्रमशः 152, 171, 266 कंचे, वे इन कंचों को किस प्रकार से विभाजित करने का फैसला करते हैं कि सभी किससे में बराबर कंचे। इनका HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो HCF क्या हो सकता है भैया? तो हम देखेंगे HCF जो होता है बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या, ठीक है। तो 196 असंभव, ठीक है। ऑप्शन ले करिए, बहुत जल्दी आसानी से होगा, ठीक है। 49 देखो, क्या 49 से तीनों को भाग दिया जा सकता है? तो 49 से हम 152 में भाग नहीं जाता, तो ये भी कैंसिल, क्लियर है। तो ये 49 3 बार करेंगे तो 147 हो जाएगा, असंभव। अब आओ 31 पे। क्या 31 से ऐसे बोला तो मैक्सिमम कॉमन देखना हमको। 31 से क्या भाग दे सकते हैं? 31 से अगर देखेंगे तो ये जाएगा 30 से 5 बार जब करेंगे, 5 5 5 3 15, असंभव। 23 से देखो, ये भी नहीं है, आंसर ए होगा सीधा। ऑप्शन देखिए आप, 23 से पक्का जा रहा होगा ये। 152 को जब 23 से हम भाग देंगे तो 23 दिन 20 7 3 8 3 24 7 6 6 4 3 12, 4 से जब भाग दूंगा तो नहीं जाऊंगा, 4 से नहीं होगा, ये कितनी बार जा रहा होगा? 23 8 9 27 7 21, 6 बार करूँ, 6 3 18, 6 12 1 13, 6 तो नहीं होगा, 7 3 21, 7 2 14 15 16, ये भी नहीं जा रहा यार। 1 मिनट, इसको देखते हैं। इसका ये हम थोड़ा गलत समझ लें, इसका हम HCF निकालेंगे, है क्या HCF? तो HCF जो होगा वो निकालोगे तो 100, सॉरी पेन कहाँ गया, ये आया, 152, जिसको 2 7 14 12 2 3 6 2 8 16 और 2 1 2 2 9 18, मतलब 19 से सब में भाग जा रहा होगा, इतना डन होगा। चेक कर लेते हैं एक बार। 19 किस में देखते 19 नमा 171 होता है, और 19 से कम 19, और यहाँ बचता है कितना, 7, 19 चौक 76, बिल्कुल। तो 19 से भाग जा रहा है इसका, तो हम इसका HCF ले लेंगे। 152/19 धन 171/19 धन 266/19, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 19 से कम 19, उससे जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 4 3 8, 19 8 है 152, और 19 9 में 171, और 19 का जब भाग देंगे 19 से कम 19, और 19 चौक 76, तो उसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 14 8 22, और 22 और 9 हो जाएगा 14 8, हमारे सामने कितना हो जाता है 22, 22 और 9 31, आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला है निम्न श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? तो देखो यहाँ पे है 2 से फिर यहाँ गए +7, फिर +7, और देन +7 जब होगा 16, और 7 जो होगा वो 23 होगा। तो या तो आंसर ये हो सकता है, या तो आंसर ये हो सकता है, क्लियर है। अब देखो R के बाद U आ रहा है, RSTU +3 हुआ, ठीक है। UVWX, फिर 2 का क्या भाई UW,
आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, मतलब दो का क्या बार एक्स वाई जेड ए, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला जो था वो ये था किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर भार का 1/6 होता है। क्लियर है, बहुत दिन से पता है। 556 गोल गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों का हाइब्रिड क्रॉस में खालिस्तान बीज गोल और पीले होते हैं। तो इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसको आप सीधे इसका आंसर, इसके एक नोट्स ही है, उस नोट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका आंसर 315 था उसमें, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे अगर एक दो क्वेश्चन आपसे आएंगे जरूर, जो आपसे ना बनेंगे तो इसका टेंशन ना ले, जो बन रहे उस पर ध्यान दे। अगला है नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है? कहाँ होता है? वृषण में। कहाँ पे होता है? वृषण में। अगला था कि दिया गया एक चार्ट था, पाई चार्ट, उसमें ये बोला था कि यूनियन बैंकों द्वारा गैर निष्पादन संपत्ति एनपीए के बारे में जानकारी देता है। पूछा ये था कि बैंक डी के अंतर्गत कितना जो था उसका हिस्सेदारी कितनी थी। ठीक है, टोटल 300 लाख करोड़ है, टोटल 300, तो बी का 25 है, तो हम 300 का क्या निकाल लेंगे? 25% निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 25 थी, बी 25 था, डी का पूछा, सॉरी डी का पूछा था हमने, डी का 5% पूछा था, हम 25 निकाल दिए, गलत हो गया। 300 का डी पूछा था, तो डी 5%, 15 हो जाएगा आंसर। अगला था कि ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, तो क्लोरीन की संयोजकता पूछी है। ओके, तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है 17। तो क्लोरीन का जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, 10 हो गए 7, 8 तक हो सकते हैं, 7 स्वतंत्र होते हैं, तो ये 7 संयोजकता दिखा देता है किसी के भी साथ में। ऑक्सीजन के सापेक्ष 7 दिखाता है, मतलब इसकी संयोजकता जो होती है 7 होती है, क्योंकि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वही संयोजकता करने के लिए बाध्य होते हैं। याद रखिए आप, परमाणु क्रमांक बहुत ज़्यादा जरूरी है परमाणु भार के लिए, संयोजकता के लिए, और आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए। अगला सवाल देखो, जायकवाड़ी जो परियोजना है ये किस नदी पे है? तो जायकवाड़ी जो परियोजना है वो जो है ये हमारे गोदावरी नदी पे है। कहाँ पे? गोदावरी नदी पे है। ये जो परियोजना है ये परियोजना महाराष्ट्र में है, याद रखना। टाइम बहुत लंबा जा रहा है इसलिए हम इसको शॉर्ट में ख़त्म करेंगे। आगे ए जी ई को देखो, यहाँ है ए जी ई है, इसको लिखा जाता है ई के आई लिखा जाता है। उसी कोड में बोला है कि पी ए सी ई, ठीक है, इसको हटा दूंगा मैं। इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ थोड़ा देखिए आप किसने क्या किया है। ई यहाँ +4 किया है, जी 7 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, जो किया था 11 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, और जो आई आता है वो 9 नंबर पे आता है। क्लियर है? तो देखो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ +5 +4 हुआ, तो वहाँ पे जब +4 पी 16 नंबर पे आता है तो 20 नंबर पे टी आता है, ए 1 नंबर पे आता है, इसमें 4 करेंगे, 5 नंबर पे ई आता है, सी 3 नंबर पे आता है, 3 5 8 करेंगे, 8 किसका है? एच का है। सी 3 नंबर पे आता है, 3 4 7, सॉरी यहाँ 7 आएगा, मतलब जी आएगा। तो ये कुछ बन रहा है कि टी ई जी कहीं है क्या? टी ई जी, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखो, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्वों के रासायनिक गुण मैग्नीशियम से समान होते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो मैग्नीशियम होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो जो मैग्नीशियम होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 12। मतलब इसको जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इलेक्ट्रॉन का तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 2 बचेंगे। मतलब आप अपन चेक करेंगे कि किस परमाणु क्रमांक में आखिरी में 2 बचते हैं। तो 11 देखेंगे तो 2 8, आखिरी में 1 बच रहा है, ये असंभव है। ये सोडियम का होता है, ये एल्युमिनियम 13 का होता है, इसमें भी 2 8 और आखिरी में 3 बच रहे हैं। इसको देखेंगे तो 2 8 और आखिरी में 9 बच रहे हैं, सॉरी 8 हो रहे हैं, फिर 1 बच रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ये 2 और 2, अंतिम में 2 बच रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के समान रासायनिक गुण दिखाएंगे। नीचे दर्शाई गई 3 सीधी संख्याओं द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनसे हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ से एक्स वाई की। असल में ये जो है ये इस प्रकार की कहानी है, समझो आप इसको। x + y = 0 है एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है 3x - 5y = 0 है, और तीसरी इक्वेशन जो है y - 3x
इक्वल 12 है, ठीक है। जब मैं इन दोनों से एक्स वाई की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे यहाँ के निर्देशांक मिलेंगे। इन दोनों से एक्स वाई निकालूंगा तो मुझे यहाँ के निर्देशांक मिलेंगे। इन दोनों से निकालूंगा तो मुझे यहाँ के निर्देशांक मिलने हैं। जब मैं निर्देशांक निकालूंगा, जैसे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं कि y माइनस 3x इक्वल 12 है और एक y प्लस एक्स इक्वल 0 है। जिसको सॉल्व करूँगा तो ये कटेगा, तो 4x इक्वल 12 आएगा, तो x इक्वल 3 आ रहा है। जब x इक्वल 3 आ जाएगा तो y मेरा -3 होगा इस समीकरण के हिसाब से। तो यहाँ की जो इक्वेशन बनेगी मेरी, x की जगह आ जाएगा 3 और y की जगह आएगा -3। क्लियर है। ऐसे में क्या करूँगा, मैं इन समीकरण को सॉल्व करूँगा, इन दो समीकरण को सॉल्व करूँगा। तो x प्लस वाई इक्वल 0 है और यहाँ पे मेरा है 3x माइनस 5y इक्वल 0 है। मैं क्या करूँगा, इसमें 3 का गुना करूँगा, इसमें भी 3 का गुना करूँगा, इधर इधर भी 3 का गुना करूँगा तो 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करूँगा तो माइनस प्लस, तो ये कट जाएगा, तो मेरे सामने क्या चीज़ आ गई यहाँ पे 8y इक्वल 0, मतलब y की वैल्यू आ गई मेरे सामने 0। जब y की वैल्यू 0 रखूँगा यहाँ पे तो x की वैल्यू भी 0 आएगी। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे 0 और 0 निर्देशांक बनेंगे मेरे। क्लियर है। ऐसी ही मेथड में कहाँ इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं, इन दो समीकरण के लिए। इसके लिए जब करने जाऊँगा, इसको हटा देता हूँ मैं, तो यहाँ है मेरे सामने y माइनस 3x इक्वल 12 है और यहाँ पे है मेरे सामने -5y प्लस 3x इक्वल 0। इसको जब सॉल्व करूँगा कटेगा, तो मेरे सामने -4y होगा इक्वल 12 होगा। तो y की वैल्यू जो आएगी इसके सामने मेरे सामने -3 आएगी। जब y की वैल्यू -3 आएगी तो मैं इस इक्वेशन में वैल्यू रख दूंगा 3x इक्वल 5 और y की जगह रख दूंगा -3। 3 से 3 कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे सामने -5। तो x की वैल्यू -5 आ गई और y की वैल्यू -3 आ गई। अब ये कोऑर्डिनेट आ चुके हैं मेरे सामने। अब मुझे पूछा क्या उसने कि ज्ञात कीजिए इससे रेखाओं से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर है। अब मैं यहाँ वैल्यू रखूँगा, ठीक है, 1/2। सबसे पहले x1 देखो क्या होता है, मैं मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ x1, इसको x2, इसको x3 मान लेता हूँ। तो x1 जब मैं 0 रखूँगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसका तो कुछ करना ही नहीं है। अब x2 की वैल्यू क्या रखूँगा मैं, x2 की वैल्यू रखूँगा यहाँ से उठा के 3, ठीक है, x2 की वैल्यू 3 रख दी। y3 माइनस y1, ये इसको मैंने 1 माना था, ठीक है, इसको 2 माना है, इसको 3 माना है। तो y3 माइनस y1, तो y3 यहाँ से निकलेगा -3, y1 यहाँ से निकलेगा -0 प्लस x3 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, मतलब ये -3 जाएगी ये वैल्यू, -3 x3 हो गया। y1 माइनस y2, तो y1 मेरा यहाँ पे है 0 माइनस y2 मेरा यहाँ पे है, तो ये +3 हो जाएगा। जिसको सॉल्व करूँगा मैं तो ये -3, तो ये -9 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में -9। एक मिनट, कहीं गड़बड़, एक जगह थोड़ा गड़बड़ हुआ है, यहाँ 5 है ना, इसको हटा देंगे 5, तो ये 5 थी 15 होगा, ठीक है, -15 और ये हो जाएगा -9, तो ये हो जाएगा -24/2, तो ये आ जाएगा 12 यूनिट। इसका आंसर आ जाएगा सी। थोड़ा लंबा है, लेंदी है, और तरीका अगर पता हो तो सॉल्व हो सकता है। अगर ऐसे सवाल आए तो पहले ही आप छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए, कि इतना टाइम नहीं है कि आप इतना लंबा सवाल करो, जब समय मिले तो ही करें, बिल्कुल छोड़ दे। अगला था 36 और 144 का मतलब समापवर्तक के आधे का मान क्यों, तो इसका एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ क्या नहीं हो पाता इसका, तो 18 दूनी 36, 18 से कट रहा क्या, ये देखो 144। चलो एचसीएफ बेसिक मेथड से निकालते हैं, ठीक है। 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, ठीक है, और यहाँ पे भी 36 है, मतलब 36 एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। और इस एचसीएफ का आधा बोला है इसने, मतलब 18 आंसर। 99 था कि किसी संख्या का 35% 91 है, मतलब वो संख्या 1 से है और उसका 35% जो है वो 91 है। क्लियर है। तो संख्या क्या होगी, 13 91, 7 एकम 7,
सात 21, 7 5 35 और 5 से 20 बार 20 का गुना 13 में कर दो 13 दूनी 26, 260 आंसर आ जाएगा। अगला था कि कॉनराड संगमा ने मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। वे कौन से लोकसभा क्षेत्र से जुड़े थे? तो उसका आंसर था तुरा। तो भैया इसी के साथ में हमने जो 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। सेट नंबर 3 था RRB ग्रुप डी 2018 का। अगला सेट लेके आएंगे फिर 100 क्वेश्चन के साथ में और थोड़ा कम समय में करने की कोशिश करेंगे। गुड लक।